हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि पिछला वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया था, डायपोल पढ़ लिया था, क्या होता है डायपोल के टाइप्स पढ़ लिए थे। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, पोलर डायपोल और नॉन पोलर डायपोल। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। पोलर डायपोल वो डायपोल होते हैं जो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी के कारण क्या करते हैं, एज अ डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। और नॉन पोलर क्या होते हैं, ये शुरुआत में तो डायपोल की तरह बिहेव नहीं करते, लेकिन जैसे इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है ये क्या करते हैं, डायपोल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि डायपोल का नेट चार्ज जीरो होने के बावजूद भी डिस्टेंस होने के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। और उसी डायपोल के कारण एक्सियल कंडीशन पर हमने क्या किया था, किसी एक पॉइंट पर जो है हमने डायपोल के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने निकाला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन है, कौन सा, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं, तो देखो क्या होता है कि मान लो यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू, यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, ये डायपोल का सेंटर है ओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एल, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एल। तो इक्वेटोरियल पोजीशन किसको बोलते हैं, जब कोई पॉइंट जहां पर हमको इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो अगर उन दोनों डायपोल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर अगर होता है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। समझ में आए, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, जब कोई पॉइंट जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल फाइंड करना है, अगर वो डायपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस पर अगर होता है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस अगर आर है, तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्लस चार्ज जो है, प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर जाती हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर बाहर गया, और मान लेते हैं कि ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अंदर की तरफ आती हैं। तो कहीं दूर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरीके से आ रहा होगा और माइनस पर आकर खत्म हो रहा होगा। तो ये किसके कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव के कारण इधर आके खत्म हो रहा है। और ये किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि इसको दूर जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती है और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर जो है खत्म होती है। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है और ये परपेंडिकुलर है और ये 90 है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, मतलब एम ओ, और इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए है और इसका नाम है बी। तो दो ट्रायंगल बन रहा है, देखो एम ओ ए, ये ट्रायंगल, और एम ओ बी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, देखो यहां पर मैं मान लो यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वो ए बी के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये डॉटेड लाइन और ये जो डायपोल है ये आपस में पैरेलल है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, डेफिनेटली होगा। और किस रूल से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण होगा। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, रीजन है उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये एंगल का थीटा होने का रीजन क्या था, इसका कारण था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल के थीटा होने का कारण क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो थीटा है, ये थीटा ड्यू टू किसके कारण है, प्लस चार्ज के कारण। ये थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस के कारण, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, माइनस के कारण। ठीक है, लेकिन एक चीज देखो, ये जो दोनों चार्ज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस डिफरेंट क्या है, उनके नेचर में। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू मॉड्यूलस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मतलब माइनस वाले ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसका मैग्नीट्यूड और प्लस वाले ने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसका मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड डालेंगे तो इनके साइन तो खत्म हो जाएंगे और उस समय ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो प्लस और माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि मॉड्यूलस लग गया। अब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा एक चीज, इसको मैं नीचे बनाता हूं, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब जो ऊपर का जो डायग्राम जो हमको समझना है मैं उसको जो है बना रहा हूं। ठीक है, तो देखो कैसा था, यहां पर था एक पॉइंट एम था हमारे पास। ठीक है,
इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी किसके कारण, प्लस के कारण थी, और इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी किसके कारण थी, माइनस के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अभी मैं साइन को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। ये एंगल कितना था, ये एंगल था थीटा, ये वाला एंगल भी कितना था, थीटा। अब अगर ये एंगल जो ई है, ये थीटा एंगल अगर बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे वो क्या होगा, ई कॉस थीटा। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि जिस डायरेक्शन में एंगल बनता है उधर का कंपोनेंट क्या होता है, ई कॉस थीटा। और यहां से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि इसके साथ होगा, ये क्या होगा, ई साइन थीटा होगा ऐसा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण भी तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, ये थीटा, तो इधर ही क्या होगा, माइनस के कारण भी जो है इधर ही एक ई कॉस थीटा कंपोनेंट बनेगा। क्यों ई कॉस थीटा इधर ही बना, समझ में आए, क्योंकि थीटा ऊपर वाले के लिए भी इधर ही है और नीचे वाले के लिए भी थीटा इधर ही है, तो जिधर थीटा होगा उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। और इसके कारण जो है माइनस के कारण जो एक और कंपोनेंट बनेगा साइन थीटा, वो कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा। होगा कि नहीं ऐसा। अब एक चीज देखो, ये जो ई साइन थीटा जो ऊपर की तरफ है इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, ई साइन थीटा जो नीचे की तरफ है इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एम ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, 2e कॉस थीटा, ये होगा। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब वापिस से जो हमको ई निकालना है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज चाहिए, इस प्लस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में जहां पर चार्ज है और जहां पर पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस। तो अभी कितना डिस्टेंस है, bm, तो यहां पर क्या आएगा, bm का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये bm निकालना पड़ेगा, ये वाला bm लेंथ हमको निकालना पड़ेगा। तो एक चीज देखो, MOB, MOB क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या MOA ले सकते हो, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो देखो इन ट्रायंगल MOA बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेस कितना है, L है, परपेंडिकुलर कितना है, R है, तो AM स्क्वायर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा, और यहां से AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी तरीके से ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है इसके साथ, तो जो वैल्यू AM की आई है वही वैल्यू किसकी आएगी, BM की भी तो आएगी, तो BM इज इक्वल टू क्या हो गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में डिस्टेंस कौन सा है, BM का स्क्वायर, लेकिन हमारे पास BM है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो यहाँ पर BM की वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो उसी तरीके से क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज निकालेंगे, ठीक है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू के जगह माइनस क्यू, देखो माइनस को हमने सामने लिख दिया, और डिस्टेंस अभी कौन सा है, देखो अभी हमारा नेगेटिव चार्ज है, यहां पर है, देखो नेगेटिव चार्ज है ये, और पॉजिटिव सोर्स कहां, मतलब जहां पॉइंट निकालना वो ये है, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, AM जो है अभी डिस्टेंस होगा, और AM और BM तो आपस में इक्वल है ही, तो हमने AM के जगह भी वैल्यू रखा, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही यहां पर लगाओगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ ना, इसी तरीके से यहां भी जब वैल्यू पुट करोगे तो वहां भी कैंसिल हो जाएगा। और अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, एक तो E cos थीटा प्लस एक और E cos थीटा। सो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E cos थीटा प्लस E cos थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब E cos थीटा और E cos थीटा को ऐड करना है, तो कितने हो जाएंगे, 2E cos थीटा, तो 2 के जगह 2, और देखो मैंने पहले ही आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस बराबर है, तो चाहे इस वैल्यू को रखो चाहे इस वैल्यू को रखो, साइन को नेग्लेक्ट कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, cos थीटा। ठीक है, अब ये तो हमको सब पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कितना है, R स्क्वायर L स्क्वायर पता है। ये cos थीटा को भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं गिवन टर्म्स में, मतलब इसको भी हम लोग R समथिंग L समथिंग जो भी हमारे पास M है उस टर्म्स में हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब cos थीटा की जब हमको वैल्यू निकालनी है तो वापिस से आते हैं इस ट्रायंगल पर। ये देखो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पते हैं, ठीक है।
तो देखो अगर मैं यहाँ पर cos थीटा निकालना चाहूंगा तो cos थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी देखो बेस कितना है, एल है, बेस एल है ना, और हाइपोटेनस कौन सा है, ये वाला, चाहे बीएम को ले लो चाहे एएम को ले लो। और बीएम और एल की वैल्यू कितनी है, देखो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है कि नहीं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, देखो इसी cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली, cos थीटा की जगह कितना आ गया, एल अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो इसका बेस और इसका बेस सेम है, लेकिन इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है। तो 1 बेस सेम रहने से और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, जो है अगर हमारे पास a की पावर m है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, तो ये दोनों पावर क्या होते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो फाइनल में क्या आता है a, और पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, m प्लस n हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका भी बेस और इसका भी बेस सेम है, तो ये 1 वाला ये हाफ वाला, तो दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 3/2 हो जाएंगे। तो देखो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक और चीज हम लोग पढ़े हुए थे, डायपोल मोमेंट, याद करो, पुराना रिश्ता है हमारा, तो इससे P इज इक्वल टू क्या होता है, 2Q और L होता है कि नहीं, 2Q और L। तो देखो हमारे पास ऊपर में देखो रिप्लेस करने के लिए है कि नहीं, यहाँ पर है हमारे पास 2Q, यहाँ पर है L। तो इस 2Q को हम लोग एक छोटा सा नाम दे देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसको रख देते हैं P। तो कितना हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर में 3/2। ठीक है, उसके बाद वापिस से एक स्पेशल कंडीशन लेते हैं कि ये जो हमने अभी जो इक्वेटोरियल पोजीशन जो कंसीडर किया था, ये जो डिस्टेंस है ये O था, और इधर था हमारे पास A चार्ज था, और इधर हमारे पास कौन था, B था। इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, L। मान लो इसके सेंटर से जो पॉइंट हमको निकालना है वो पॉइंट था M था। ये डिस्टेंस R जो है क्या है, अगर बहुत ज्यादा दूर है इसके कंपेरिजन में, ठीक है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब बहुत छोटी सी क्वांटिटी एडिशन में होती है या बहुत छोटी सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन में होती है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने स्पेशल कंडीशन रखा कि इफ R इज वेरी 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 लार्जर देन L, तो हम लोग R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सॉरी L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे में क्या बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, देखो नीचे में बचेगा हमारे पास R का क्यूब, R का क्यूब सॉरी R का स्क्वायर बचेगा, और पावर में क्या बचेगा, 3/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, R की पावर में 3। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्यू लिख दिया मैंने, मतलब वो इक्वेटोरियल के कारण कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब। ये R क्यूब कैसे आया समझ में आया कि नहीं, ये यहाँ पर L नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बचा, आर क्या स्क्वायर बचा। देखो अगर फिर से बता देता हूं मैं, एल को जब नेग्लेक्ट करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर और होल टू दी पावर कितना बचेगा, 3 की पावर में 3/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, तो आर क्यूब आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब देखो हाँ, यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा, देखो इन इक्वेटोरियल पोजीशन डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट। अब देखो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है, -2 प्लस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस केस में, इक्वेटोरियल के केस में वो उल्टा होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है कि नहीं, यहां पर देखो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा था हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, देखो इधर जा रहा था ना, ई cos थीटा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और हमारा डायपोल मोमेंट किधर जाता है, राइट हैंड साइड में जाता है। तो इक्वेटोरियल के केस में क्या होता है, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। जबकि एक्सियल में क्या होता है, डायपोल मोमेंट भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस। उसके बाद जब हम लोग इक्वेटोरियल और एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन करेंगे तो याद करो एक्सियल में हमारे पास कितना आया था, इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास एक्सियल में कितना आया था, ए लिख दिया मैं, ठीक है, कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और वहां कितना था याद करो 2p अपॉन में आर क्यूब। फाइनल एक्सप्रेशन को निकल रहा हूं, वहां पर एल को भी नेग्लेक्ट करने के बाद, और यहां पर कितना आया है, देखो यहां पर है 1 अपॉन, यहां पर कितना है, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर क्यूब, और यहां कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। मतलब एक्सियल जो होता है वो इक्वेटोरियल का क्या है,
डबल है। तो यहां पर देखो रिलेशन है कि ई एक्सियल जो होता है वो ई इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्सियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है और इक्वेटोरियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो क्या होता है, वीक होता है। समझ में आ गया होगा ये चीजें, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके हमने निकाला। तो ये याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल ज्यादा बड़ा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल ज्यादा बड़ा होता है। तो डेफिनेटली याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल जो होता है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था कि इसके बाद हम लोग जनरल पोजीशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों जनरल पोजीशन पढ़ेंगे, तो एग्जांपल मैंने आपको दिया था बोल्ट ओपन करने वाला। देखो अब जैसे हमने दो केस पढ़ा, एक अगर ये एक डायपोल है, ये माइनस क्यू है यहाँ पर और यहाँ पर प्लस क्यू है, तो जरूरी तो नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा या तो यहाँ पर निकालो या यहाँ पर ही निकालोगे। मतलब यही दो केस थोड़ी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ 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 केस हो सकते हैं। यहाँ पर निकालना, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना है। मतलब कोई भी एक रैंडम थीटा एंगल पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सियल तो फिक्स है कि अगर उसी के एक्सिस में होगा तभी वो फॉर्मूला काम आएगा। इक्वेटोरियल का भी फॉर्मूला फिक्स है कि जब वो पॉइंट इक्वेटोरियल कंडीशन पर होगा तभी होगा। लेकिन हम अब पता करना चाहते हैं कि मान लो कोई पॉइंट है जो कि डायपोल के साथ 20 डिग्री बना रहा है, तो 20 डिग्री जब बना रहा है तो उस केस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसके लिए तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आगे क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला या जनरल पोजीशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्यों करते हैं आपको समझ में आया, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल से ही हमारा काम नहीं बनेगा, वो बस स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के अलावा अगर हमको फाइंड करना है तो हमको एक जनरल पोजीशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इसी जनरल पोजीशन के बेसिस पर आपको नीट में, जेईई में या आपके सीबीएसई के एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकता है 1 मार्क्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जनरल पोजीशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, पॉइंट अगेन लेट अस कंसीडर अ डायपोल AB हैविंग द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल इज 2L, O इज द सेंटर and M is the point where we have to find the electric field due to this dipole, and the position vector of M is, यहाँ पर M जो है कितना बना रहा है, R डिस्टेंस पर है, ठीक है, और कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, R और थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो ना, x, y, उसी तरीके से जब एंगल वाले कोऑर्डिनेट आते हैं तो उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। ए बी एक डायपोल है, ए पर माइनस क्यू रखा हुआ है, बी पर प्लस क्यू रखा हुआ है, ओ इज द सेंटर, और ये थीटा एंगल बनाते हुए एम एक पॉइंट है जहां पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। अब थोड़ा सा यहां पर नजर डालो, ठीक है, ये है माइनस क्यू, ठीक है, ये है हमारे पास प्लस क्यू, ये था हमारे पास ओ, ये था हमारे पास ए, ठीक है, और ये है हमारे पास बी। वो जो पॉइंट है, मैंने हमेशा बताया था कि डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं, डायपोल के सेंटर से लेते हैं। तो इसका डायपोल से जो सेंटर है, वो सेंटर से जो डिस्टेंस वो r है, और ये कितना एंगल बना रहा है, ये इट मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री। जब भी कोई चीज थीटा डिग्री बनाती है तो यहाँ पर कौन थीटा डिग्री बना रहा है, यहाँ पर देखो वो पॉइंट थीटा डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर क्या है, P है। अब जो फिजिक्स, जो मैथ्स वाले होंगे उनको एक चीज पता होगा कि जब भी कोई चीज क्या करता है, किसी एक रेफरेंस एक्सिस के साथ जो है कुछ थीटा एंगल बनाता है, तो उसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और जो बायो वाले जो देख रहे होंगे, अगर उनको ये चीज समझ में नहीं आएगा कि ये कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व हुए, तो उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, रट लो भाई। ठीक है, क्योंकि आपको इसको जो है, इसको समझने के लिए आपको पूरा का पूरा मैथ जो है आपको नहीं समझना है, तो कहीं पर जो है आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर नहीं आ रहा है कोई चीज समझ में कि इसका कंपोनेंट का रिजोल्यूशन कैसे हुआ, तो रट लो, इस एक्सिस में आएगा, इस पॉइंट पर आएगा P cos थीटा और इधर आएगा P sin थीटा। लेकिन जो मैथ्स वाले हैं, जो थोड़े डेढ़ होशियार होते हैं, ठीक है, उन लोग बोलेंगे कि सर ये कंपोनेंट का रिजोल्यूशन कैसे हुआ हमको बताओ। तो मैं उसी को बता रहा हूं, देखो, ठीक है। जब भी किसी रेफरेंस एक्सिस के साथ, जैसे मान लेते हैं, एक मिनट में यहां पर आपको समझा रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहां पर मान लो एक है P, ठीक है, और P जो है इसके साथ क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो एक कंपोनेंट तो इसी एक्सिस के अलोंग होगा, और ये क्या होगा, P cos थीटा वाला कंपोनेंट होगा कि नहीं, P cos थीटा। और इसी के परपेंडिकुलर में क्या होगा, एक दूसरा कंपोनेंट होगा जिसका नाम क्या होगा, P sin थीटा। ठीक है,
तो दो कंपोनेंट रिजॉल्व हुए कि नहीं। तो उसी तरीके से कुछ देर के लिए ये मान लेते हैं कि ये एक रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है, इसके साथ जो है ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसके दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ये कुछ समय के लिए एक्स एक्सिस है और ये वाला जो है पी है। तो एक्स एक्सिस में ही क्या होगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। देखो यहां पर मैंने आपको समझाया है, एक्स एक्सिस में ही पी कॉस थीटा का कंपोनेंट है और उसके साथ परपेंडिकुलर में पी साइन थीटा है और पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के बीच में 90 डिग्री है। तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो इधर ही पी कॉस थीटा होगा और इसके साथ ये जो पूरा एंगल जो बनेगा, ये एंगल, ये थीटा तो सिर्फ इसी के साथ है, ये जो पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो पी साइन थीटा परपेंडिकुलर बनेगा और पी कॉस थीटा उसी के एक्सिस में जो है बनेगा। वापिस से अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो रट लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी कभी जो है ज्यादा चीजें समझना भी जो है हानिकारक होता है, ठीक है। तो जहां तक पचा सकते हो वहीं तक जो है हजम करने की कोशिश करो, ठीक है। ज्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से जो मैथ्स वाले होंगे तो उनको डेफिनेटली समझ में आ ही गया होगा कि ये एक्स एक्सिस है, अगर ये इसके साथ यहाँ पर इसी में क्या होता है, पी होता है। तो पी अगर उसके साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है तो उसके दो कंपोनेंट हम लोग इजिली रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और अगर नहीं आए कोई बात नहीं, रट लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है वो है पी, और ये डायपोल मूवमेंट का एक कंपोनेंट जो है इसके साथ कैसा है, देखो इस कंपोनेंट के साथ एक्सियल पोजीशन बना रहा है कि नहीं। मतलब डायपोल मूवमेंट इधर है और ये पॉइंट भी इधर ही है, दोनों एक ही एक्सिस पर है। मतलब पी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो किसके जैसा है, एज अ एक्सियल पोजीशन जो ऊपर में हमने पढ़ा है बिल्कुल उसी के जैसा ही है। और ये जो पी साइन थीटा है ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट के साथ, मतलब ये बिल्कुल किसके जैसा है, इक्वेटोरियल पोजीशन के जैसा है कि नहीं। एक्सिस में होगा तो एक्सियल होगा, परपेंडिकुलर होगा तो इक्वेटोरियल होगा। तो पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट एक्सियल पोजीशन के लिए काम करेगा, पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए काम में आएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ऑलरेडी पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब था। लेकिन यहां सिर्फ p नहीं है, p के साथ एक कंपोनेंट जुड़ गया है cos थीटा, तो हम लोग भी इसके साथ क्या जोड़ देंगे, cos थीटा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल भी हमको पता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r क्यूब था। लेकिन परपेंडिकुलर वाले में एक और कंपोनेंट यहां पर जुड़ गया है साइन थीटा, तो इसके साथ भी हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर से एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे हैं, एक p cos थीटा और एक p sin थीटा। तो जब एक पॉइंट से दो वेक्टर अगर निकलते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उनका रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करके। ऐसा हम लोग पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और उसका जो डायगोनल होता है वो डायगोनल हमको क्या देता है, रिजल्टेंट देखा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू पहला वेक्टर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि नहीं, अगर दो वेक्टर जो है ये मान लेते हैं p है, p एक वेक्टर है और q एक वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट आप क्लास 11th में पढ़ा होगा कि इनका रिजल्टेंट जो होता है, इनका रिजल्टेंट का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, पहला वेक्टर जो है उसके स्क्वायर के और दूसरा वेक्टर जो है उसके स्क्वायर के, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और प्लस बोलोगे कि सर यहाँ पर तो ये भी होता है। अब बहुत लोग होते हैं ना, होशियार लोग होते हैं, यहाँ पर सर 2p क्यूब कॉस थीटा भी तो होता है, तो वो कहाँ गया, घूमने गया क्या, तो वो घूमने नहीं गया है। याद करो दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, p cos थीटा वाले में और ये देखो ये p cos थीटा वाले में और p sin थीटा वाले में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो जब cos थीटा के जगह यहाँ 90 डिग्री रखोगे भैया, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर 2p की cos थीटा के जगह 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 कितना होता है, 0, और 0 होकर ये पूरा पूरा गायब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सियल का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर में आ गया। एक्सियल हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा वैल्यू प्लस इक्वेटोरियल भी हमारे पास है। अब देखो इन दोनों से क्या चीज कॉमन निकल सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है। इसके अलावा यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो p निकल गया। डिनोमिनेटर में r क्यूब है, यहाँ भी r क्यूब है, ये भी हमको मिल गया। तो अंदर में क्या बचा,
2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 1 sin थीटा का स्क्वायर, ये दोनों चीजें अंदर में बच गई। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर के अंदर है तो ये स्क्वायर जो है क्या होगा, आराम से रूट के बाहर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर था, तो कॉमन निकलोगे वो भी तो स्क्वायर में ही निकलेगा ना भैया। ठीक है, तो ये स्क्वायर एज रूट कैंसिल हो जाएंगे, और ये पूरे से बाहर अगर लेना चाहें तो हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे से बाहर ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब, और यहां पर देखो जो 2 cos थीटा का स्क्वायर था उसको जब ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या 4 cos क्यूब थीटा को हम लोग 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा करके नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 4 है, इस 4 को मैं तोड़ के लिखना चाहूं 3 + 1 तो नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 + 1 जो है इसको मैं इजिली जो है इसको 3 + 1 लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर 4 cos स्क्वायर जो थीटा था उसको मैंने 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा लिख लिया। क्यों लिखा? ताकि ये जो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो रूट के अंदर क्या बच गया, देखो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमारे पास क्या आ गया, ई जनरल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप इसी जनरल फॉर्मूला से अगर आप एक्सियल और इक्वेटोरियल अगर निकालना चाहोगे तो इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, एक्सियल में देखो क्या था, डायपोल मोमेंट किधर था, P इधर था, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर था, इधर ही था। मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा था उस समय, P और E के बीच में कितना एंगल बन रहा था, 0 डिग्री। 0 डिग्री बन रहा था कि नहीं? तो इस फॉर्मूले में क्या करो, थीटा की जगह 0 डिग्री रखो, तो cos 0 कितना हो जाता है 1, 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो देखो जब हमने थीटा के जगह 0 रखा, क्योंकि एक्सियल में 0 था, 0 एंगल बन रहा था P और E के बीच में, तो देखो इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला आ गया। उसके बाद देखो जो हमारा इक्वेटोरियल था उसमें P इधर था, और जो हमारा पॉइंट था वो कितना था, परपेंडिकुलर था, दोनों के बीच में कितना एंगल था, 90 डिग्री था। तो जब आप थीटा की जगह 90 डिग्री रखोगे तो cos 90 0 और √1 बचेगा, तो √1 की वैल्यू 1। तो जब 90 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इक्वेटोरियल मिल जाएगा। तो ये जनरल है कि नहीं, सभी के लिए काम आ रहा है कि नहीं? बस थीटा की जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दोगे तो एक्सियल जैसा काम करेगा, थीटा की जगह अगर 90 डिग्री रख दोगे तो वो इक्वेटोरियल जैसा वो काम करेगा। ठीक है, ये है हमारा जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो छोटा सा एक और पॉइंट, ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि जब भी हमारे पास कोई नई क्वांटिटी आती है तो हम लोग हमेशा उसके 4 फीचर्स याद करते हैं। पहला देखो यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, ये कैसी क्वांटिटी है, सबसे पहले है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या था डायपोल मोमेंट का, 2, और उसके बाद क्या था Q और L था। तो Q का यूनिट क्या होता है, चार्ज, और L का क्या होता है, मीटर। तो Q को बोलते हैं चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और लेंथ का होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ठीक है, अब जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट कूलम मीटर होता है, तो आप उसमें गुम हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप तो रट के जाते हो। ठीक है, तो याद रखना कि वो कौन सी क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट है। अब बोल दिया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ करके, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। लेंथ के लिए क्या होता है, मतलब यहाँ पर मीटर के लिए क्या होता है, तो हमने पढ़ा हुआ है। ये यहाँ पर मास नहीं है, तो मास नहीं मतलब m0, लेंथ है मतलब लेंथ हो जाएगा, और q इज इक्वल टू क्या होता है, a × t। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। समझ में आया? 2 तो कांस्टेंट होता है भैया, 2 का कहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला और L के डायमेंशनल फॉर्मूला को मिलाकर जो है डायपोल मोमेंट का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया ये चीजें? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसा बिहेवियर करता है। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में थोड़ा सा कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं, तो डायपोल हमेशा जो है घूम कर क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल आना चाहता है। ठीक है, तो यहां पर कैसा बिहेवियर वो शो करता है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जितना भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन, वहां पर समझ लेना कि वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या है, यूनिफॉर्म जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भले आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यूनिफॉर्म नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म है, कुछ देर के लिए मान लो।
जैसे यहां पर मान लो, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने क्या किया, एक डायपोल को जो है हमने वहां पर रख दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म, ये 1 2 3 4। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर जो है हमने क्या किया, एक डायपोल को जो है रख दिया, और डायपोल का पॉजिटिव चार्ज यहां है, डायपोल का नेगेटिव चार्ज यहां है, ठीक है। ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है, ठीक है। तो देखो, जब भी डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसके दो एंड पर दो चार्ज हैं। यहां पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स लगाएगा, वो अपने साथ उसको ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने साथ उसको ले जाने की कोशिश करेगा कि नहीं। हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस चार्ज पर अलोंग लगता है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स लगाएगा, इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, और कितना फोर्स लगाएगा, Q इंटू ई के बराबर फोर्स लगाएगा। यहां पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कैसा लगता है, उल्टा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को किधर ले जाने की कोशिश करेगा, इधर, और कितना ताकत से ले जाने की कोशिश करेगा, तो माइनस क्यू इंटू ई। इतना ताकत से ये इधर ले जाने की कोशिश करेगा, इतना ताकत से इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना होगा, ये 10 न्यूटन का ताकत लगाकर इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये 10 न्यूटन का ताकत लगाकर इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना होगा भैया, नेट फोर्स ऑन डायपोल हो जाएगा 0, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स डायपोल का 0 हो गया, तो यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियर मोशन कर सकता है। लीनियर मोशन मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा लीनियर मोशन, जैसा मेरा पेन चल रहा है ऐसा ऐसा, क्या ऐसा लीनियर मोशन कर सकता है। तो आंसर है ये लीनियर मोशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, 0 है, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 होने के कारण ये क्या कर सकता है, लीनियर मोशन नहीं कर सकता है। लेकिन नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी क्या टॉर्क लग सकता है, तो डेफिनेटली टॉर्क लग सकता है। और टॉर्क के लिए कंडीशन ही क्या होती है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो भले ही लीनियर मोशन नहीं होगा, लेकिन रोटेशनल मोशन जो है होगा। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, रोटेशनल मोशन। तो ये प्लस क्यू या माइनस क्यू दोनों बराबर हैं, तो ये लीनियर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये रोटेशन करेगा। रोटेशन मतलब जैसा ऐसा घूमने की ये कोशिश करेगा, और घूमकर कैसे आने की कोशिश करेगा, वो घूमकर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इस तरीके से आने की कोशिश करेगा। तो उसी का हमको कैलकुलेशन करना है कि जब हम लोग एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क जो है लगता है, ठीक है। तो देखो, There are two equal and opposite force acting on the dipole। हमने डिस्कस कर लिया, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच में ये डिस्टेंस भी है भैया। कितना डिस्टेंस है, ये आल है, कितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 2l, ठीक है। दो डायपोल के दो एंड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2l होता है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l जो है इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इट मेक्स अ कपल। अब कपल क्या होता है, जब किसी एक सिस्टम पर दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो उसको बोलते हैं कपल। जैसे आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल या बाइक चलाते हो, जो टर्निंग पर लाकर आप क्या करते हो, टर्निंग पर आप एक हाथ को नीचे दबाते हो और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ ढकेलते हो। तो हैंडल तो एक ही है, लेकिन एक ही हैंडल पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं कपल। तो एक ही सिस्टम पर जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है तो उसके कारण क्या होता है, कपल क्रिएट होता है। और इसी कपल के कारण क्या क्रिएट होता है, रोटेशनल मोशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो टॉर्क का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। सिर्फ डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कोई भी एक फोर्स ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। हमेशा जब भी डेरिवेशन करोगे ना, तो हमेशा मैग्नीट्यूड के साथ करना। साइन को भूल जाना कि सर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड के साथ ही आपको हमेशा डेरिवेशन करना है। सो फोर्स की जगह कितना आ जाएगा, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, दो चार्ज के बीच। क्या दो चार्ज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा,
तो आंसर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, यहां पर जब हम लोग लाइन करेंगे, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये B और ये C, ये वाला क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वापिस से ये 11th का ही टॉपिक है, जो प्लस फोर्स लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है, इधर है, ये वाला जहां पर मैं पेन चला रहा हूं। नेगेटिव वाले का लाइन ऑफ एक्शन किधर है, तो जो टॉर्क में जो बीच का डिस्टेंस होता है वो इन्हीं दो लाइन ऑफ एक्शन के बीच का ही तो फोर्स होता है। मतलब हमको क्या चाहिए, BC चाहिए। अब ये 90 डिग्री है, सामने वाला एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है और हमको हाइपोटेनियस चाहिए, सॉरी हाइपोटेनियस पता है और हमको परपेंडिकुलर चाहिए, और ये एंगल हमको पता है थीटा। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कनेक्ट करता है, तो हमको पता है भैया कि साइन थीटा ही तो वो रेशियो है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को क्या करता है, कनेक्ट करता है। सो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, BC है, वही तो हमको फाइंड करना है। हाइपोटेनियस कितना है, 2L है। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि बताओ भाई यहां से BC की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये यहां जाके हम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L साइन थीटा। समझ में आ गया। फिर पुराना रिश्तेदार तो हमारे पीछे है ही, 2 भी है, Q भी है और L भी है, तो 2QL को एक ब्रैकेट में रख दिया हमने, और 2QL क्या बन गया, P, और यहां पर बचा E। तो हमारे पास टॉर्क का बड़ा फेमस फॉर्मूला क्या आया, PE साइन थीटा। अभी देखो ये शुरुआत है, आपको ऐसे P साइन थीटा, P कॉस थीटा, P1 माइनस कॉस थीटा 3-4 डेरिवेशन आने वाले हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। और सिर्फ यहीं पर नहीं आने वाला है, चैप्टर 2 में जब हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही कैलकुलेशन होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं डेरिवेशन रट के जैसे 11th में पास हो गया, अगर 12th में भी ऐसे रट के पास हो जाऊंगा बोलोगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ठीक है। ऐसे अभी आपको मैं बताऊंगा कम से कम जो है 22 से 23 डेरिवेशन हमको करना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिलाकर ही 22 से 23 डेरिवेशन ऐसे ही, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, रटने की नहीं, ठीक है। टॉपिक क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को रखा तो टॉर्क कितना लग रहा है, तो ये प्रोसीजर याद रखना। कपल क्रिएट हुआ पहले, कपल के कारण ही टॉर्क क्रिएट हुआ, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स हमने ये ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लिया हमने साइन थीटा यूज करके, तो हमको ये मिल गया, ठीक है। अब देखो P भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने क्लास 11th में अगेन एक चीज पढ़ा होगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है आपने 11th में, मैथ्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो जब साइन थीटा आ जाता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को, और जब कॉस थीटा आता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉट प्रोडक्ट को। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि टॉर्क को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो P और क्रॉस E लिखूंगा, डॉट नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ कॉस थीटा नहीं है। तो मैं टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, वेक्टर P इंटू वेक्टर E जो है मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो है क्या करते हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन देखते हैं, ठीक है। स्पेशल कंडीशन कैसे देखते हैं, देखो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, PE साइन थीटा तो हमारे पास है ही। अब मान लेते हैं कि P और E क्या है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन ऐसा ही है। इसका मतलब क्या है कि डायपोल जो है ऐसा रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में टॉर्क कितना लगेगा, तो ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल बात है भाई, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये P है, तो इनके ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही चाहता है, मतलब कि डायपोल को अपने साथ पैरेलल ले आए। ये तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो क्या इस पर कोई टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस केस में इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब आप साइन की जगह 0 रखोगे थीटा की जगह, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो देखो मैथमेटिकली भी क्या आ गया, टॉर्क कितना हो जाता है, 0। और यही सबसे स्टेबल कंडीशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डायपोल के लिए सबसे बेस्ट स्टेबल कंडीशन कौन सा होता है, तो याद रखना जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा हो, पैरेलल हो, तो वो सबसे स्टेबल कंडीशन जो है होता है। क्यों होता है अगर पूछेगा, क्योंकि उस समय जो है उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो 0 होता है, मतलब टॉर्क उसको घुमाना नहीं चाहता है, इसलिए वो स्टेबल होता है। अब मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और जो डायपोल मूवमेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है अभी, ठीक है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो जब थीटा की जगह 90 रखोगे तो कितना हो जाएगा,
टॉर्क इज इक्वल टू पी हो जाएगा। और ये मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मोड़ के ऐसा घुमाना चाहता है, ऐसा घुमाना चाहता है। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इधर वाला इसको इधर खींचेगा, इस वाले पॉइंट को ये इधर खींचेगा। तो इस समय इस पर जो टॉर्क लगेगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है? जब P और E के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और मिनिमम टॉर्क कब लगता है? जब P और E के बीच का एंगल 0 होता है। ठीक है, समझते जाना। चलो उसके बाद आगे देखते हैं, जब P और E एक दूसरे के क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। P और E एक दूसरे के अपोजिट, मतलब दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? उनके बीच का एंगल होगा 180 और sin 180 कितना होता है? 0। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा? क्योंकि यहां पर ये घूमकर ऐसा आने की कोशिश करेगा। भले ही टॉर्क इस पर 0 दिख रहा है मैथमेटिकली, लेकिन ये पूरा का पूरा घूमकर ऐसा आने की ये कोशिश करेगा। ये अनस्टेबल कंडीशन है। ये कुछ ही देर के लिए रहता है, ये तुरंत घूमकर ऐसे आ जाता है। लेकिन हमने फिर भी इसका कैलकुलेशन कर लिया कि जब अपोजिट होगा तो क्या होगा? तो अपोजिट होगा तो ये तुरंत घूमकर क्या होगा? इस तरीके से इधर वापस आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और केस देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का एंगल कितना हो? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लेते हैं P जो है ऐसा है, मतलब डायपोल ऐसा है। ठीक है, तो इतना एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 90 90 90 कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 270 होगा तो sin 270 की वैल्यू होती है -1। उस समय इस पर टॉर्क कितना लगेगा? -P जो है टॉर्क जो है इस पर लगेगा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पर जो है दो चीजें आई हैं, एक हमने लिखा है यहाँ पर देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है टॉर्क यहाँ भी 0 था और टॉर्क यहाँ भी 0 था, लेकिन एक को हमने बोला है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरे को हमने बोला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टॉर्क तो यहाँ भी 0 है, टॉर्क तो यहाँ भी 0 है, लेकिन एक को आपने स्टेबल क्यों बताया, दूसरे को अनस्टेबल क्यों बताया? तो उसका रीजन है, देखो। ठीक है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो होते हैं फिजिक्स में दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, if it attains the original position then it is the stable equilibrium। अगर हमने किसी भी चीज को पहले क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, देखो आफ्टर डिस्टर्बिंग बोल रहा है, किसी भी चीज को हमने लिया और उसको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने के बाद कुछ देर बाद अगर वो अपने पुराने कंडीशन पर वापस आ जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है जो कि यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, ये क्या करेगा? ऑसिलेशन करते जाएगा और कुछ देर बाद अपने ओरिजिनल कंडीशन पर क्या होगा? वापिस आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पेंडुलम जो है अब क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को जब आप डिस्टर्ब कर देते हो और डिस्टर्ब करने के बाद फिर से वो वापस अपने कंडीशन पर आ जाता है तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। रबर को आप खींच दो, उसके बाद छोड़ दो, वो वापस से क्या होगा? डिस्टर्ब करने के वापस बाद वो अपने पुराने कंडीशन पर वापस आ जाएगा। तो क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसमें क्या होता है? इट डज नॉट अटेन द पोजीशन देन इट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये अपने पुराने कंडीशन पर वापस नहीं आ पाएगा। जैसे एक लोहे का रॉड लिया हमने, लोहे का रॉड है 10 मीटर का। ठीक है, इसको हमने गर्म किया और गर्म करके हमने इसको खींच दिया, तो खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। लंबा होने के बाद ये और नहीं फैलेगा, लेकिन क्या ये अपने पुराने कंडीशन पर वापस आ पाया? नहीं आ पाया। अब ये तो लंबा हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम दोनों में ही लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि फाइनल कंडीशन उनका स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर कोई पुराने कंडीशन पर आ जाता है तो स्टेबल हो जाता है और पुराने कंडीशन पर वापस नहीं आ पाता है तो अनस्टेबल होता है। जैसे ये पुराने कंडीशन पर वापस आ गया, लेकिन ये पुराने कंडीशन पर वापस नहीं आया, लेकिन डिस्टर्ब करने के बाद ये स्टेबल है। भले ही लंबा होकर स्टेबल है, लेकिन स्टेबल तो है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक और चीज बताया था कि जब भी किसी डायपोल को आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक
मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखते हो किसी डायपोल को, जैसे कि यहाँ पर डायपोल है -Q और +Q, इसको हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है हमने रख दिया है। ये वाला जो Q चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 6 न्यूटन का। यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, 10 न्यूटन का। मैंने शुरुआत में बताया था जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग ज्यादा होगी वहां फोर्स भी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडिंग कम होगी वहां पर कम होगा। तो देखो +Q के पास क्राउडिंग क्या है, कम है, -Q के पास क्राउडिंग क्या है, ज्यादा है। इसलिए इधर कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है, 6 न्यूटन। तो क्या अब ये लीनियर मोशन कर पाएगा? तो आंसर है डेफिनेटली करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों फोर्स बराबर नहीं है। तो किस डायरेक्शन में करेगा? तो देखो ये 10 है, ये 6 है, तो नेट फोर्स कितना है, 4 न्यूटन है। और 4 न्यूटन किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट के डायरेक्शन में। मतलब ये कैसा लीनियर मोशन करेगा, इधर 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 इस तरीके से जाने की ये कोशिश करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। सो देखो, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द डायपोल विल डू अ लीनियर मोशन एंड द रोटेशनल मोशन बोथ। ठीक है, यहां पर एक गलत लिखी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोशन नहीं है। ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द डायपोल विल डू लीनियर मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा, दोनों करेगा। ठीक है, क्यों दोनों करेगा? क्योंकि इस 10 के 2 टुकड़े कर सकते हैं, उस 10 के 2 टुकड़े हो सकते हैं। कैसे 2 टुकड़े हो सकते हैं? पहला हो सकता है 4 और दूसरा हो सकता है 6। तो ये 6 और इधर का 6, ये दोनों 6 मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों रोटेशनल मोशन का काम करवाएंगे, और ये जो 4 होगा, ये 4 किसका काम करवाएगा, लीनियर का। तो उस समय वो घूमेगा भी और लीनियर मोशन भी करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बीच का, ठीक है, रिलेशन। ये जो अगला डेरिवेशन है इसको हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। पहले आप यहां तक अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग अगली बार क्या करेंगे, आगे देखेंगे कि जब एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है और वो एनर्जी कहां से आती है। ठीक है, डायपोल के पास एनर्जी कहां से आती है और कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब अच्छे से पढ़ते रहो। तब तक अगर कोई डाउट होगा तो बेझिझक पूछना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।